कल मुस्लिम वर्ल्ड की भरपूर कोशिशों के बावजूद अमेरिका ने एस्केलेशन लेवल, मिडिल ईस्ट के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है उसके अंदर एस्केलेशन लेवल उन्होंने बढ़ा दी। वो यूं बढ़ाई उन्होंने कि सीज फायर की जो रेजोल्यूशन इतनी मेहनत से तैयार की गई और सारी दुनिया की उसको हिमायत हासिल रही, 100 मुल्कों ने इसको प्रोड्यूस किया, को स्पॉन्सर किया, यूएई ने इसको पेश किया और सिक्योरिटी काउंसिल के भी 15 में से 13 मुल्कों ने इसकी फेवर में वोट दिया। इस सब के बावजूद भी इतनी मैसिव ये एफर्ट है, डिप्लोमेटिक एफर्ट, इस पे दाद देनी पड़ेगी अरब वर्ल्ड को भी, ईरानियों को भी, सारों को जो इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व थे सबको दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि एक वक्त में एक रेजोल्यूशन के लिए इतनी भारी भरकम सपोर्ट हासिल करना किसी भी कंट्रोवर्शियल मुद्दे के ऊपर ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता। इसके लिए लिटरली जान लड़ानी पड़ती है, पूरा का पूरा आपने डिप्लोमेटिक जो पावर है वो अपना एक्सरसाइज करना होता है, तब जाके इस तरह की रिजल्ट आपको मिलती है। लेकिन सिर्फ एक मुल्क की हठधर्मी की वजह से, अमेरिका की हठधर्मी की वजह से ये सारी जो कोशिश थी वो रायगान गई है। अमेरिका ने एस्केलेशन लेवल कल बढ़ाया इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अब 24 घंटे भी नहीं हुए कि इसका फॉल आउट हमें सामने नजर आया है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट अभी कुछ देर पहले हुई है। मैं वेट कर रहा था, बेसिकली आपको कभी कभी मेरे एपिसोड्स देर से भी मिल रहे होंगे इन दिनों। इसकी वजह यह है कि टाइमिंग्स का डिफरेंस होता है रीजन्स के दरमियान। मतलब इस वक्त जैसे हमारे रीजन में जो टाइम है वो यमन में उस वक्त सेम टाइम नहीं होगा, अमेरिका में डिफरेंट टाइम है, तो इतनी तेजी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही है ना कि थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। कुछ देर पहले हौथियों ने एक अनाउंसमेंट की है, यमन के हौथियों ने, और वो बहुत ही सिग्निफिकेंट किस्म के अनाउंसमेंट है और यकीनी तौर पर इसका बड़ा इम्पैक्ट इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो गजा के अंदर छिड़ी हुई है उसके ऊपर पड़ेगा। हौथियों ने पहले, हौथी जो है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है, ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, और ये वही ईरान है जो कि 2 रोज पहले जिनका जो सदर था वो प्यूटिन के साथ मिल के आया है और बड़ी ज़बरदस्त दोनों के दरमियान, बल्कि तीनों के दरमियान, ईरान, सऊदी, चाइना कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, अरब भी इनके साथ है। तो ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है हौथी, और ये वही हौथी हैं जिनके ऊपर हमला करने से सऊदी अरब ने अमेरिका को रोका था कि आप इनको जवाब मत दीजिएगा, या ये जो आप फोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वी डोंट वांट दैट इन दिस रीजन। और इत्तेहादियों के बिना काम नहीं होगा अमेरिका का। यहाँ पर अगर वो इस तरह की कोई चीज़ करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो इनको इत्तेहादी चाहिए, अलाइज चाहिए। अलाइज के बिना आपका काम नहीं चलता। यहाँ पे समुंदर में तो 24 घंटे खड़े नहीं होंगे ना, समुंदर में खड़े खड़े ही तो नहीं होती सारी की सारी जंगें और ये सारी कॉन्फ्लिक्ट। उनको ज़मीन चाहिए, इत्तेहादी चाहिए, तो वो उनको मिल नहीं रहे यहाँ पे। अब हौथियों ने पहले जब ये जंग शुरू हुई तो उधर से हिजबुल्लाह ने फ्रंट खोला था, इधर से नुजाबा ने फ्रंट खोला था, इराक से, सीरिया में अलग से जो उनकी हिजबुल्लाह वालों की यूनिट्स हैं वो एक्टिव हो गए थे, यहाँ से हौथी भी एक्टिव हो गए थे। और हौथियों की जो सिलेक्शन है ना एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की जानिब से, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक ऐसा पॉइंट है यमन की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो कि मेक और ब्रेक है यूरोप की इकोनॉमी के लिए, और अमेरिका की इकोनॉमी के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट ये इलाका है, रेड सी का इलाका। पहले हौथियों ने ऐलान किया कि हम इसराइल के ऊपर जो है वो हमले करेंगे। अब ज़रा देखिए, हौथियों की इंटेलिजेंस लेवल चेक करिए, उनकी जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो काफ़ी स्मार्ट मालूम होता है। पहले उन्होंने मिसाइल दागना शुरू किए इसराइल के ऊपर, ड्रोन्स दागना शुरू किए, और उसमें उन्होंने दिखाया कि उनके जो मिसाइल हैं वो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स को ब्रीच करते हुए, इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स को ब्रीच करते हुए नीचे टारगेट पे इसराइल में इलाद शहर पे गिर रहे हैं। वैसे इलाद का असल जो नाम है उम्मुल रशरश नाम है इसका, फ़लस्तीनी नाम जो है वो उम्मुल रशरश है। तो इस इलाके के ऊपर गिरे, ये फर्स्ट स्टेज थी। फिर जंग जब थोड़ी सी आगे बढ़ी और अमेरिकन ने वीटो करना शुरू किया सीज फायर की करारदादों को, तो हौथियों ने इजरायली जो शिप्स थे उनको टारगेट करना शुरू किया, उनको पकड़ना शुरू किया। अब कल ये हुआ है कि ये जो सीज फायर को वीटो किया अमेरिका ने, तो हौथियों ने आज कुछ देर पहले एक नई अनाउंसमेंट कर दी है। उन्होंने कहा है कि हर वो मुल्क जो इसराइल के साथ डील कर रहा है और जिनके जहाज यहाँ से गुजर रहे हैं, उनको हम दबरदूस करेंगे, उनको टारगेट करेंगे। लेजिटिमेट टारगेट हैं, चाहे वो इजरायली शिप हो या ना हो, किसी दूसरे मुल्क का भी हो तो डजेंट मैटर, हम उसको भी टारगेट करेंगे, बशर्ते कि वो इजराइल जा रहा हो। इजराइल नहीं जा रहा होगा तो हम उसको टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर इजराइल जा रहा होगा तो उसको टारगेट किया जाएगा। अब यहाँ से अमेरिकन शिप्स भी गुजरते हैं, यहाँ से
यूके के शिप्स भी गुजरते हैं। ये दोनों वो मुल्क हैं जिन्होंने एक तो एब्सेंट रहा, मतलब फेवर में वोट नहीं डाला रिजोल्यूशन की, यूके, और दूसरे ने तो वीटो ही किया, अमेरिका। तो ये उनके लिए भी गालिबन उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर आप इस तरह से एस्केलेशन लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो हम भी यहाँ से रेडी हैं, हम भी आपके जो टारगेट्स हैं उनको हिट करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने हर उस यूरोपीय मुल्क के लिए एक मसला क्रिएट कर दिया यहाँ पे जो कि इजराइल को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर आप मैप देखें, ये मैप है यूरोप की सारी तकरीबन सारी की सारी जो ट्रेड होती है चाइना के साथ, इंडिया के साथ, पूरे साउथ एशिया के साथ, और ये जो आपका मिडिल ईस्ट है इनके साथ, पूरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑयल, ये सारा का सारा यहाँ से ही गुजरता है, हौथियों की आंखों के सामने से, यमन के सामने से गुजरता है। हौथियों के पास कैपेबिलिटी है कि वो यूरोप की इकोनॉमी को पैरालाइज कर सकते हैं यहाँ पे, अगर वो इनके शिप्स को स्टॉप करना शुरू करें। तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की जानिब से यमन का इंतखाब करना कि हम यमन के ज़रिए रेस्पॉन्ड करेंगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चॉइस है, क्योंकि यमन जो है वो सबसे ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है यूरोप के ऊपर असरअंदाज होने के लिए और अमेरिका के ऊपर असरअंदाज होने के लिए अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से। इसीलिए कल आपने देखा कि फ्रांस हट जा बाबू बोल के साइड पे हो गया, वरना फ्रांस का ट्रेडिशनली वही स्टांस रहा है जो कि अमेरिका और यूके का रहा है। मैक्रोन वाज अमंग द फर्स्ट लीडर्स जो कि 7 अक्टूबर वाले हमले के बाद इजराइल पहुंचा था, और उसके बावजूद आपने लेकिन देखा कि यूके और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जाते हुए मैक्रोन ने सीज फायर के हक में वोट डाला है। इसी तरह से कुछ और भी यूरोप के मुल्क जो कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है, मिसाल के तौर पर अल्बानिया भी है मेरे ख्याल से, अल्बानिया लेकिन यह है कि परमानेंट मेंबर नहीं है, नॉन परमानेंट मेंबर है, यूरोप का हिस्सा है, मुसलमान मुल्क है वैसे तो, लेकिन ये ट्रेडिशनली वेस्ट के फोल्ड में रहा है, उन्होंने भी इसके फेवर में वोट डाला है। बहुत सारे और भी मुल्क हैं। अच्छा, अब ये सिर्फ देखें, ये सिर्फ लफाजी नहीं होती, हमने देखा है कि हौथी जब ऐलान करते हैं तो फिर कोई ना कोई कार्रवाई हमें 1-2 दिन के बाद उनकी तरफ से होती हुई नज़र भी आती है। इन्होंने इजरायली शिप्स को टारगेट करने का ऐलान किया, 2-3 शिप्स को टारगेट किया भी, बल्कि एक को तो वो वहाँ से उठा के लेकर भी आए अपने बंदरगाहों के ऊपर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसको टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, टिकट लेके लोग उधर जा रहे हैं उस शिप को देखने के लिए। तो यहाँ पर ये स्ट्राइक कर भी सकते हैं नॉन इजरायली शिप्स को जो कि इजराइल जा रहे होंगे। अच्छा, रीज़न उन्होंने ये दिया है हौथियों ने कि अगर हमारे गज़ा वालों को पानी और मेडिसिन नहीं मिल रहा तो फिर यहाँ से क्यों इजरायली शिप जा रहे हैं, जब तक वो नहीं खोलेंगे तो हम भी नहीं खोलेंगे। उन्होंने सीधा सा एक रीज़न दिया हुआ है। राइटर्स को मैं कोट कर देता हूँ, आखिर में रेफरेंस आपको दिखा देता हूँ, ये जो सारी डेवलपमेंट हुई है। राइटर्स कहता है कि यमन हौथीज वार्न दे विल टारगेट ऑल शिप्स headed to Israel. If Gaza does not receive the food and medicine it needs, all ships in the Red Sea bound for Israeli ports, regardless of their nationality, will become a target for our armed forces. तो ये उनके जो यहया सरी उनका स्पोक्स पर्सन है, उसने थोड़ी देर पहले, मैं उसको सुन रहा था, कुछ देर पहले उसने अनाउंसमेंट किया है वहाँ पे। तो अपेरेंटली ये अमेरिका के वीटो का जवाब मुझे लग रहा है वहाँ से, क्योंकि देखें ना अभी कुछ घंटे पहले ही अमेरिका ने एस्केलेशन लेवल को बढ़ाया है, तो यहाँ से भी एस्केलेशन लेवल हमें बढ़ता हुआ नजर आया है।